सबको नमस्कार। आज की इस विषय में आप सबको स्वागत। जो आज की आलोचना की विषय वस्तु है वो है क्या किसान की मुद्दा, क्या खेती की मुद्दा आने वाले साधारण चुनाव में चुनावी मुद्दा बन सकता है। कैन फार्मर्स इश्यू बी एन इलेक्टोरल फ्रंट इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। इस विषय में कुछ पक्ष है जिनको मैं पहले सामने लाना चाहूँगा। पहला पक्ष ये है कि आज तक जितने भी चुनाव भारत ने अनुभव किया है, जितने भी चुनाव का मुद्दा समय समय पर तत्कालिक परिस्थिति से चुनावी मुद्दा केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर बना है, उसमें किसान का जो मुद्दा है एज ए होलिस्टिक फ्रंट, एक सामग्रिक तौर पर एक इंडिपेंडेंट चुनावी मुद्दा कभी बन नहीं पाया है। एक बार बना था शायद देवीलाल जी के समय पर, उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें भटक गई है। और कल मैंने जो एक घोषणा सुनी तेलंगाना सरकार की तरफ से, जो TRS पार्टी था, जो अब BRS तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति इलेक्शन कमीशन के क्लियरेंस के बाद बन गई, उसका पहला नारा था अब की बार किसान सरकार। तो ये जो किसान सरकार की बात यहाँ पे चल रहा है, जैसे हमारे गणतंत्र में या गांधी जी के जो परिकल्पना थी उन्होंने भी बताया था कि गणतंत्र के जो भित्ति है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि ऊपर कोई डिसीजन हो उसको जो जन समूह है उस पर लादा जाना चाहिए। तो जो वो भित्ति है, वो जो किसान सरकार का बात चल रहा है, क्या इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ये मुद्दा पकड़ सकता है? क्योंकि अगर आप क्यों किसान का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा, एक इंडिपेंडेंट, एक स्वाधीन चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता, उसके अगर आप कारण को खोजने जाओगे तो आप पाओगे एक मुख्य रीजन ये है, दैट इज गैप इन गवर्नेंस एंड गैप इन कम्युनिकेशन टू द मीडिया। गवर्नेंस की जो आधारशिला है, जिससे गवर्नेंस अपना एक्सेलेंस दिखाता है, अपना पारदर्शिता दिखाता है, उसमें कहीं ना कहीं किसान का एंगल होलिस्टिक अप्रोच में एक सामग्रिक तौर पर स्थान नहीं ले पाता। आप इसको एक ऐसे मान सकते हैं कि गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि किसान खुद भी नहीं समझ पाता कि ये जो किसान समाज है ये एक समाज हो सकता है और इसका भी एक फ्रंट हो सकता है, इसका भी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। जैसे डिफरेंट मुद्दे पर लड़ाया जाता है, जैसे दलित मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, जो सवर्ण अवर्ण की अपनी सभ्यता समाज में जो मतलब एक तरह से आप मान लीजिए जो व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठकर उस पर चुनाव लड़ा जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम इस पर चुनाव लड़ा जाता है। उस तरह से जैसे बोलते हैं कि बिना पेट की आपूर्ति से धर्म भी नहीं निभाया जाता, तो उस सब का जो मूल में है, जो खाद्य है, जो जिसको हम खाना कहते हैं, जिसको हम अनाज कहते हैं, जिसको हम खेती किसानी कहते हैं, वो जो इकोनॉमिक एंगल है, क्या वो एक मुद्दा बन सकता है? उसमें जो पहला रोड़ा आता है वो होता है गैप इन गवर्नेंस एंड गैप इन कम्युनिकेशन टू द मीडिया। जो मीडिया का प्रभाव है, हालांकि अभी वो इंटेंशनली एक आप मान सकते हो कि वो गणतंत्र के जो चौथा स्तंभ उसको माना जाता था, उससे कहीं ना कहीं भटका हुआ सा महसूस होता है। फिर भी जब भटका ना भी हुआ था तभी भी ये मीडिया का प्रभाव साधारण जनसमूह जिससे ज़्यादातर वोट आता है, जो किसान का श्रेणी है जिसे ज़्यादातर वोट आता है, और ज़्यादातर वोट क्योंकि 1 वोट 1 सिटीजन इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, ये सिस्टम तो अभी तक आया नहीं है या फिर महसूस नहीं हो पा रहा है। तो जो किसान इस मीडिया के प्रभाव पे नहीं आ पाता,
वो किसान को लग ही नहीं पाता कि ये कोई चुनावी मुद्दा, और इसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, क्योंकि मीडिया का प्रभाव ज़्यादातर जो शिक्षित वर्ग हैं, अभी सोशल मीडिया के कारण थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन मीडिया का ज़्यादातर प्रभाव कितने लोगों तक जाता है, जितने लोग वोट डालते हैं उनमें से कितने माहौल को वो किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लुएंस कर पाता है, नहीं कर पाता, क्योंकि मीडिया के पास मीडिया इसको एक इंडिपेंडेंट मुद्दा के तौर पर देख नहीं पाती, कि वो उसको पता है, क्योंकि जो किसान का मुद्दा है, जो किसान समाज है, क्योंकि वो इजीली बाय अदर फैक्टर ऑफ इलेक्शंस, जैसे मनी हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, पावर हो गया, इन सब चीज़ों से इजीली इन्फ्लुएंस कर दी जा सकती है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंड नहीं बन पाती, इसीलिए मीडिया भी उसको एक इंडिपेंडेंट मुद्दे के तौर पर लोगों तक पहुंचाने में अपनी कमी दिखाती है, उसमें मीडिया की कमी आती है। और एक बात यह है, वही तो ऑनलाइन वाली बात चली गई, या इंटरनेट वाली बात चली गई, या टीवी मीडिया की वाली बात चली गई, जो लीडरशिप होता है, जो चुनावी लीडरशिप होता है, जो इलेक्टोरल लीडरशिप होता है, उसकी एटीट्यूड में भी एक गैप दिखने लगता है। जब वो अपनी क्षेत्रीय राजनीति के लिए अपनी मैनिफेस्टो, या जब वो अपनी एजेंडा बनाता है कि वो किस एजेंडा पर इस क्षेत्र को प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं, किस कारण से पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानी का मुद्दा वो नहीं सोचता कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पता है जो लोग किसानी से जुड़े हुए हैं वही वोट देते हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं, किसान का एक समाज नहीं है, या वो मुद्दा का एक सॉलिडिटी नहीं बन पाता, इसलिए वो दूसरे मुद्दों को लेता है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिससे सबका आधार है। अगर इकोनॉमी, जो जीडीपी का इकोनॉमी, वो किसान का इतना बड़ा कम्युनिटी होने पर भी वहाँ इकोनॉमी का फ्लो इतना कम रहेगा, तो बाकी सब तुम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लो, वो अपनी मानक में अगर रह नहीं पाएगा किसान, तो क्या खाक उपभोग करेगा ये सब। तो कहीं ना कहीं जो लोकल लीडरशिप भी होता है, वो जब अपने चुनावी मुद्दे, चुनावी एजेंडा को चुनता है, कहीं ना कहीं किसान का मुद्दा उसमें आ नहीं पाता है। लेकिन अब मान लो जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में क्या हुआ, आखिरी समय में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, उस समय तक करीब 13 महीने बाद मोदी जी ने माफ़ी मांग ली और किसान की जो 3 काले कानून थे उसको विड्रॉ कर लिया। ये किसानी की जीत, बहुत दिनों के बाद किसानों के मन में एक उम्मीद आया, एक पॉजिटिवनेस आया, लेकिन क्या ये उस ढंग से आने वाले चुनावों में किसानी को मुद्दा बनाने में या किसानी को मुद्दा बनाने में समर्थ रह पाया? इस बात पर रोशनी डालने की बहुत आवश्यकता है। तो अभी अब मान लो 2024 का माहौल ऐसा बन जाए कि मोदी जी तो कांग्रेस के टाइम से बोल रहे थे कि मैं स्वामीनाथन कमीशन लागू कर दूंगा, इतने दिन तक 8 साल हो गए, कर नहीं पाए। मान लो चुनाव के प्रेशर में आके उन्होंने कर डाला, C2 × 1.5, 1.5 गुना प्रोडक्शन कास्ट, 1.5 गुना दे डाला, MSP का गारंटी कानून ले आए। ठीक है, उसके बावजूद अगर सरकार के मानसिकता में किसान का मुद्दा एक प्रायोरिटी नहीं होगा, एक प्राथमिकता नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो मिडिल मैन का प्रभाव है इस चीज को भटका देता है। सरकार सिर्फ रैप अप करती है, सरकार के विजन ये नहीं रह पाती कि किसानी को एक्चुअली में डेवलप करना है। जैसे आप मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं अगर भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो 20 साल तक वोट नहीं होने दूंगा, 20 साल तक पहले लोगों को एजुकेट करूंगा कि वोट का महत्व क्या होता है। आज सरकार वही चीज नहीं कर पाती, सरकार सिर्फ बोलती है, किसानों पर दोष लद देती है, ये लोग फ्री इकोनॉमी के लिए खड़ा होना चाहिए, ये खड़े नहीं होते, ये मोनोक्रॉपिंग करते हैं, पॉलीक्रॉपिंग नहीं करते, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। जनाब आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए
कि भारत जो गांव का व्यवस्था था, हर गांव में एक जाति होती थी तेली, जो तेल बनाने के काम करते थे। इससे आपका अंदाजा हो सकता है कि हर गांव में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन था। किसी कारण से ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पर वो परिस्थिति का मांग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसी कारण मोनोक्रॉपिंग के तौर पर हम चले गए हैं। और अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि हम फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आए, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार ने इम्पोज करके कुछ परिवर्तन लाए थे किसानी की व्यवस्था में। आप जितना भी बोल लो कि आप निरपेक्ष रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंपनियों का, पूंजीपतियों का प्रभाव रहता है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। और जबकि आप बोलते हैं किसान को फ्री इकोनॉमी में आना चाहिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस बोलते थे 20 साल पहले एजुकेट करूंगा, आप उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ला पाएंगे क्या आपके विजन से? आप लाने का कोशिश कर चुके हैं कि किसान जिसमें फ्री इकोनॉमी में खुद को विथस्टैंड कर पाए? फ्री इकोनॉमी में जहां एयरटेल, वोडाफोन जैसे कंपनियां, मतलब आज की इकोनॉमिक ट्रेंड को जिसने पकड़ लिया या जिसके फेवर में सरकारी कानून या सरकारी प्रभाव गए, उसके सामने इतने बड़े बड़े कंपनी नहीं टिक पाते। एयरटेल, वोडाफोन, कितने कंपनी कहीं चले गए। तो आप कैसे, आप एक तो व्यवस्था ऐसे करोगे कि किसान को इंडिविजुअल बना दोगे, ऐसी प्रभाव रहेगा समाज में कि किसान एक इंडिविजुअल बने, क्या खा को स्टैंड करेगा फ्री इकोनॉमी में? तो अगर आप चाहते हो किसान को फ्री इकोनॉमी में आप लाना चाहते हो, तो पहले वो आंतरिक मन से वो विजन रखिए और किसानी को उतने उन्नत स्तर पर लाइए। किसानी को अपनी एक इन्वेस्टमेंट समझिए, इट इज स्टेट बिजनेस। अपनी एक इन्वेस्टमेंट या निवेश समझिए किसानी को, तभी जाके इस तरफ पर डिस्कशन हो पाएगा। आप ऐसे कोरोना के काल में कहीं घर में बैठे संसद में आपकी बहुमत है, लागू कर दो कोई कानून, इतना बड़ा पॉपुलेशन प्रभावित होगा, किसी को कोई पता नहीं। मतलब आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट है आपके काम में पब्लिक का, पब्लिक या किसान का, उसके भाग्य को आप ऐसे मरोड़ दोगे, कुछ बताओगे भी नहीं, ये कौन सी दादागिरी है? तो अगर ये किसान नेताओं का काम है या फिर एक ऐसे माहौल देश में आना चाहिए कि जो क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करेगा या फिर केंद्रीय स्तर पर राजनीति करेगा, उसको लगना चाहिए कि किसान का माहौल है ये। क्योंकि उड़ीसा में आज 2040 रुपये एमएसपी है धान की, फिर भी 50% से ज़्यादा किसान, 40-50% से ज़्यादा किसान अंडर रेट में अपना फसल की बिक्री होता है उनका। रीजन क्या हो सकता है? मतलब समाधान करने की प्रवृत्ति नहीं है, सिर्फ रैपिंग हो रहा है। रैपिंग, कोई प्रॉब्लम हो गया उसको रैप कर लो, ऊपर नहीं दिखेगा वो क्या अंदर झंझट है। तो एक मानसिकता ऐसी डेवलप होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर हम, क्योंकि देश में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो देश का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, छात्र हो, राजनेता हो, वकील हो, शिक्षक हो, सब जुट जाना चाहिए उस समस्या को सुलझाने में। अगर आज खेती किसानी प्रॉब्लम में आ जाएगी, आप समझो बाकी सब पैसा कमा सकते हैं, बिना खाए नहीं रह सकते। तो इस बात को समझो। आगे चलकर सब इंडस्ट्री में ऑटोमेशन तो आ रहा है, किसानी के क्षेत्र में ऑटोमेशन आ रहा है, लेकिन किसानी खेती एक ऐसी क्षेत्र है जहां फिर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट का ऑफर रहता है। और अगर उसके साथ जुड़ जाए, सरकार का इंटेंशन जुड़ जाए, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सब इस इंडस्ट्री में अपना काम बढ़ाने लगे, तो बहुत सारा हम माइक्रो इंडस्ट्रीज प्रमोट कर सकते हैं। और जब किसान का वर्ग संतुलित हो जाएगा, तो हम तो सबको भूमि आवंटित नहीं कर सकते आज के ज़माने में। किसान के वर्ग अगर संतुलित हो गया तो वहाँ कुछ लोग फिक्स हो गए, बाकी जो बच गए उनको हम माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, उन पर धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, किसान को एक मजबूर परिस्थिति में रख दे रहे हैं। तो जिसका थोड़ा भी
ज़मीन है ना, वो बेचारा कैसे बोल रहा है कि मैं उससे कुछ उगा लूँ और खा के जी लूँ, या फिर उसके सहारे क्योंकि कुछ तो मिल रहा है। ऐसे मजबूरी स्थिति में किसानों को मत रखिए। ये एक अच्छी राजनीति, अच्छी अर्थनीति की परिभाषा नहीं है। जब किसान को सोचने की स्वतंत्रता होगी, जब किसान का सिर्फ पेट की चिंता में नहीं रहेगा, तभी ना जाके वहाँ से अच्छे वैज्ञानिक निकलेंगे, अच्छे डॉक्टर निकलेंगे, अच्छे वकील निकलेंगे। जो आज एमिग्रेंट्स लेबर की बात है, उड़ीसा से इतने सारे लेबर एमिग्रेंट्स बाहर काम करने जाते हैं, क्या है इसका सल्यूशन? एक चीज नहीं होता यहाँ पे। अपने डिस्ट्रिक्ट में कपास इतना होता है, एक स्पिनिंग मिल था वही बंद पड़ा है। तो सरकार की प्रवृत्ति ही नहीं है। 33% ऑफ मिनरल्स ऑफ होल इंडिया इज पोजेस्ड बाय ओनली ओडिशा। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में इतना मिनरल्स भरा पड़ा है, फिर भी ये तीनों पिछड़े राज्य। आखिर बात क्या है मुझे पता नहीं चलता। ये इंटेंशनली की जा रही है, या सरकार की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, या सरकार किस चंद लोगों के पास बिक गई है। तो मैं आशा करूंगा जो युवा नवीन नेतृत्व का भार लेंगे, वो 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, वो वैल्यू के परिभाषा या परिधि में आने तक किसान का जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करने का बीड़ा अपने आप उठाएंगे। वो सीधा नहीं होगा तो क्या क्या सोचेगा अपने बारे में, क्या वो वोट का मूल्य जानेगा? वो 1000 में बेच देगा अपना वोट। जब उसको पता ही है कि कोई उसका सुनने वाला नहीं है, तो चलो भाई 1000 ही गटक लेते हैं, थोड़ा शराब गटक लेते हैं, थोड़ा मांस मदिरा गटक लेते हैं। तो अगर हम कलेक्टिवली इस डेमोक्रेसी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो अपने को ये एटीट्यूड बदलनी पड़ेगी। और तेलंगाना गवर्नमेंट का ये अप्रोच देखकर मैं बहुत खुश हुआ। वहाँ किसानी का भी डेवलपमेंट, यहाँ तकनीक का भी डेवलपमेंट, कोई अंतर नहीं है। आज हैदराबाद को बहुत सारे कंपनियां बेंगलोर से शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो नंबर 1 आ रहा है। तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच ले सकते हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव ऑप्टिमिस्टिक विजन से ही हो सकता है, रियलिस्टिक विजन से ही हो सकता है, समाधानवादी मानसिकता से हो सकता है, ना कि सिर्फ तू मैं कोई मुद्दा लेके अपने आप ऊपर थोपते रहो। ऐसे नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। भारत एकमात्र सौभाग्यशाली देश है जिसमें 12 महीने सूरज की रोशनी पड़ती है, और जितना सूरज की रोशनी उतनी खेती की संभावना, उतने खाद्य के उत्पादन। भारत ऐसा भी बन सकता है कि पूरा दुनिया को खाना खिलाए। तो आप उस दिशा में भारत को कितना दूर लेके जा सकते हैं, यह आपके विजन के ऊपर निर्भर करता है। किसान का कोई मुद्दा उठे तो आप उसको खलिस्तानी बोल देते हैं, उसको डाइवर्ट करने लग जाते हैं। तो इतना क्यों है, इतने घृणा क्यों है आपको किसान के मुद्दे से? क्या वो मतलब आपका भी दादा परदादा किसान रहे होंगे। अब ये एजुकेशन के ईगो में मत रहिए, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम कोई 200 साल जीने वाले नहीं हैं। तो एक पॉजिटिव परिवर्तन लाइए, एक लॉजिकल पॉलिटिक्स की तरफ रुख कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि जो एक टेंडेंसी आया है अब की बार किसान सरकार की, ये किसान का मुद्दा इतना जोर धरे कि सभी पार्टी इस तरफ रुख मोड़ ले, और उससे किसानी के कोई भला हो जाए, कोई ऑप्टिमिस्टिक विचार आ जाए, तो बहुत मंगल होगा, और खेती किसानी की बहुत उन्नति आएगी। धीरे धीरे डायरी सेक्टर में गाय की भी रक्षा होगी। हिंदुत्व के नाम पर भाजपा वाले इतना राजनीति करते हैं, लंपी वायरस में इतने गाय मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका आलोचना तक नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल इश्यूज पर बात करिए, प्रैक्टिकल विजन। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं किए वो छोड़ दीजिए, आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो आशा करते हैं ये जो मैसेज है, आज थोड़ा खिचड़ी हो गया क्योंकि थोड़ा प्रिसाइज नहीं हो पाया। अगली बार मैं कोशिश करूंगा इसको प्रिसाइज करने के लिए, इसको
टू द पॉइंट करने के लिए, और ऐसे वेरियस बहुत सारे मुद्दों पर, सामयिक मुद्दों पर हम चिंतन करेंगे। राजनीति के अंदर जो लोक नीति है, युवा शक्ति है, उसको एनलाइट करेंगे, उसके साथ डिस्कशन का फोरम आगे बढ़ाएंगे और उसको इन्वॉल्व करेंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज नेतागिरी या लीडरशिप ऐसा हो गया है, खुद को समूह से ऊपर लेके भाषण देते हैं, खुद को समूह के बीच से नहीं समझते हैं वो लोग। जब कोई नेता बन जाता है उसके पेट में गैस आ जाता है, वो ऐसे मतलब मिलता जुलता नहीं है किसी से। दिक्कत ये हो गया है। तो एक सामग्रिक, एक सामूहिक, जैसा हमारा भारतीय संस्कृति है, समाज के अंदर सबके अंदर का आवाज़ बनो, उसके ऊपर अपनी आवाज़ मत थोपो। तो ऐसी एक सकारात्मक राजनीति का शुरुआत होगा। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और आइए, युवा वर्ग को मैं आह्वान देता हूँ कि इस नए रूप के और मुड़िए और अपनी तार्किक दिमाग का इस्तेमाल करिए। जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। जय हो, जय किसान। अब की बार किसान सरकार।